Hello everyone, welcome to the Smart IS Foundation and welcome to the pre-secure for 13th June 2024। तो हमेशा की तरह आज हम 5 क्वेश्चन करने वाले हैं और आफ्टर 5 MCQ बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स आप अपने मार्क्स कितने आप लाए, फॉर एग्जांपल 3/5 4/5 कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो। चलो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द डे। Which of the following statement about the Gangetic dolphin is a true? Gangetic dolphin के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? फर्स्ट स्टेटमेंट है द साइंटिफिक नेम ऑफ गैंगेटिक डॉल्फिन इज प्लांटिस्टा गैंगेटिस्टा गैंगेटिस्टा। तो क्या ये सही है? ये देखो। सेकंड, द गैंगेटिक डॉल्फिन कैन लिव इन बोथ फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर। क्या दोनों में रह पाती है? द पॉपुलेशन ऑफ द गैंगेटिक डॉल्फिन इज एस्टिमेटेड टू बी बिटवीन 1200 टू 1800। पॉपुलेशन गैंगेटिक डॉल्फिन का कितना है? 1200 से 1800 के बीच में है। और गैंगेटिक डॉल्फिन को क्या क्लासिफाई किया है आईयूसीएन ने? एंडेंजर्ड क्लासिफाई किया है क्या? तो इसमें से जो स्टेटमेंट गलत है वो सेकंड है। सॉल्ट वाटर में नहीं रहता गैंगेटिक डॉल्फिन। गंगा गंगा से ओरिजिन हुआ है गैंगेटिक डॉल्फिन का, और गंगा क्या है? फ्रेश वाटर है। तो सेकंड जहां भी दिख रहा है वहां पे आप एलिमिनेट कर दीजिए। सेकंड सेकंड एलिमिनेट हो गया। 1, 3, 4 एंड 1, 3 ये बच गया। 4 के बारे में आप देखिएगा तो आईसीयूएन ने इसको क्या क्लासिफाई किया है? इंडेंजर्ड ही क्लासिफाई किया है। तो आंसर विल बी ए। ए मतलब 1, 3, 4। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। और इसमें से जो भी चीजें आपको नहीं पता होंगी आप अपने नोट्स में लिख लीजिए। G7 कंट्रीज के बारे में हर साल G7 का मीटिंग होते रहता है। तो G7 के बारे में जान लेते हैं। द G7 वाज ओरिजिनली अ ग्रुप ऑफ 8 मेजर इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज। 8 मेजर इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज थी G7 स्टार्टिंग में। कनाडा ने कब ज्वाइन किया था? 1976 में। फिर वो G7 बना था। रशिया बिकेम अ फुल फ्लेजेड मेंबर इन 1997, रीनेमिंग द ग्रुप एज G8। रशिया जब मेंबर बना तो G8 वापस हो गया। तो द ग्रुप एम्स टू डेलिबरेट ऑन मेजर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंटरनेशनल इशूज। फोर तो सही है, जहां भी फोर दिख रहा है आप सही मान सकते हैं। तो आप सी को सीधे सीधे एलिमिनेट कर सकते हैं। पहला वाला स्टेटमेंट ही अपने आप में फिशी दिख रहा है। फिशी का मतलब स्टार्ट हुआ 8 मेजर इंडस्ट्रियल इकोनॉमी से, तो G7 नाम क्यों रखते हैं हम स्टार्टिंग में ही? तो पहला वाला स्टेटमेंट ही फिशी दिख रहा है, तो पहला स्टेटमेंट जहां दिख रहा है वहां हटा दीजिए। अपने आप आंसर क्या आ जाता है? 2, 3, 4 आ जाता है। तो G7 का कैसे बना? G7 ओरिजिनली क्या था? 6 कंट्रीज ही थे। कनाडा ज्वाइन करते ही वो क्या हो गया? G7 हो गया। रशिया ज्वाइन करते ही वो G8 हो गया 1997 में। बट रशिया को बाद में हटा दिया गया 2014 में। जब रशिया ने यूक्रेन से उसका क्रीमिया छीन लिया था ना, तो यूक्रेन और रशिया जो अभी स्कफल चल रहा है, क्राइसिस चल रहा है, उसमें क्रीमिया को छीन लेना, यूक्रेन से क्रीमिया को हड़प लेना एक बहुत बड़ा रीजन माना जाता है। तो उसके बाद बाकी G7 कंट्रीज ने रशिया को निकाल दिया ग्रुप से, ये बोलते हुए कि ये तो काम आपने रशिया ने अच्छा नहीं किया है। तो सेकंड का आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब इसमें से जो भी चीजें आपको नहीं पता होंगी खासकर आप जरूर इसको लिख लो, सारे कंट्रीज का नाम भी लिख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लोकसभा इज आर नॉट करेक्ट। ये कई बार देखो, यहाँ तो मैंने हाईलाइट कर दिया है। ये कई बार आपको हाईलाइटेड फॉर्म में मिले जरूरी नहीं है। यहाँ पे नॉट करेक्ट करेक्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान लगाना जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या बोलता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलता है फॉर ए मैक्सिमम 550 मेंबर इन द हाउस। किस हाउस की बात हो रही है यहाँ पे? लोकसभा की बात हो रही है ना। with 530 representing the state and 20 representing the union territory। 530 उसमें से कहाँ से हो? स्टेट से हो। और 20 कहाँ से हो? यूनियन टेरिटरी से हो। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलता है। सेकंड, द करंट स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा इज 542 मेंबर। क्या ये सही है? द टर्म ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड indefinitely in one go during a proclamation of emergency। क्या ये सही है? तो इसमें से नॉट करेक्ट पूछा है। पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड थर्ड जो है वो नॉट करेक्ट, क्योंकि 543 नहीं है। करंट स्ट्रेंथ क्या है? 543 है, 542 नहीं है रादर। और जब भी इमरजेंसी लगता है तो इमरजेंसी के टाइम में लोकसभा का जो टर्म होता है, क्योंकि इमरजेंसी है पूरे देश में, इलेक्शन कहाँ होगा, तो एक एक साल करके, एक बार में एक साल करके लोकसभा का टर्म बढ़ाया जाता है। इनडेफिनेटली इन वन गो नहीं बढ़ाया जाता है। इनडेफिनेटली बढ़ सकता है, बट हर साल एक एक बार, हर साल में एक साल बढ़ाया जाएगा, तब जाके होगा।
तो थर्ड भी गलत हो जाता है ऐसे, और आपका सी में स्टेटमेंट 2 और 3 जो होगा वो सही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जर्व द वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट डे कब मनता है? जून 12 को मनता है क्या? द थीम फॉर वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2024 इज लेट्स एक्ट ऑन आवर कमिटमेंट एंड चाइल्ड लेबर। तो इसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है? तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है, और इसमें से कुछ भी गलत नहीं है। Last question for the day. Which of the following statement about fatty liver and metabolic syndrome is a true? फैटी लिवर के लिए क्या ट्रू है? कंज्यूमिंग एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट स्पेशली रिफाइंड कार्ब्स। रिफाइंड कार्ब्स कोई खाता है? रिफाइंड कार्ब्स किसको बोलते हैं? मैदा को बोलते हैं, है ना। शुगर, शुगरी आइटम्स अगर आप खाते हो, बहुत ज्यादा चीनी से बनी हुई चीजें खाते हो, बहुत ज्यादा आप पेस्ट्रीज खाते हो, उसमें कार्ब भी होगा, शुगर भी होगा, तो कैन वर्सन फैटी लिवर एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम। बिल्कुल सही चीज है। हाई इंसुलिन लेवल्स कॉज्ड बाय एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट इंटेक कैन लीड टू इंसुलिन रेजिस्टेंस। ओवर टाइम फैटी लिवर कैन प्रोग्रेस टू मोर सीवियर कंडीशन लाइक स्टीटियोहेपेटाइटिस, सिरोसिस, पोटेंशियली रिक्वायरिंग अ लिवर ट्रांसप्लांट। तो फैटी लीवर आज के टाइम इंडिया में एक बहुत ही बड़ा डिजीज, एक एंडेमिक बनते जा रहा है। इस पे बहुत ही अर्जेंट ध्यान देने की जरूरत है। जैसे कार्ब्स और शुगर की बात आती है ना, तो लीकर कंज्यूम करने से भी बहुत ज्यादा, इनफैक्ट बियर वगैरह कंज्यूम करने से भी फैटी लिवर के चांसेस बढ़ते जाते हैं और मेटाबॉलिक सिंड्रोम आते जाते हैं। तो यहाँ पे 5 का आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए और कमेंट करके बताइए आपने कितना मार्क्स ऑब्टेन किया। बाकी जो इसका पीडीएफ होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। थैंक यू। जय हिंद।